वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम ने आइंदा 5 साल में मुल्की बरामदात $60 अरब तक पहुंचाने के लिए जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। मुल्की बरामदात बढ़ाने से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम से कहा कि बरामदात पर बंदी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान इस विजन का अहम जुज़्व है। टैरिफ रेट्स के और निज़ाम को आसान बनाया जाए, टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात भी मुतारिफ करवाए जाएं, सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए, बरामदात बढ़ाने के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने बरामदी सनतों की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में ज़रूरी इस्लाहात करने का भी कह दिया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान टैरिफ में बतदरीज कमी की गई। बरामदात बढ़ाने के लिए वज़ारत तिजारत हर साल बैनुल अक़वामी सतह की नुमाइश करवाती है। 2025 में 2030 की स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जा रही है। मुशावरत मुकम्मल होने पर ई-कॉमर्स और इस पॉलिसी का आइंदा माह मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएगी। अहम खबर से आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात हुई है। अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर बातचीत, मुलाकात का अलामिया भी जारी कर दिया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात उनकी वजीर आजम से मुलाकात के तनाजुर में की गई। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। रऊफ अता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम की तरह अपोजिशन से फराहमी इंसाफ के हवाले से तजवीज़ तलब कर ली हैं। इंसाफ की फराहमी में ताउन के लिए वजीर आजम और अपोजिशन रहनुमाओं से चीफ जस्टिस की काविशों को सराहते हैं। अलामिये में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल अपोजिशन के वक्त से भी मुलाकात करेंगे। अदालतों में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदालत पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 201 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले का लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दायर दरखास्त में तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा की गई और कहा गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को भी कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम से रोका जाए। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दौरा बरतानिया में जो इज्जत मिली, तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि उसे मुतनाज़े बनाएं। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर अब सोशल मीडिया पर छोटी छोटी मुहिम चला रहे हैं। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि कानून हरकत में आएगा। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत में वाज़े बेहतरी आ रही है। मौशी आशारिये दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। तरसीलात ज़र में भी 32% इजाफा रिकॉर्ड हुआ और बैरून मुल्क पाकिस्तानी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में रुकूम भेज रहे हैं। ये उनकी पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत है। उनका कहना था कि ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, नफरतें फैलाई। उन्होंने जिना हाउस को आग लगाई, ये भी नहीं देखा कि ये कायदे आजम का घर रहा। उन्होंने शोहदा की यादगारों को मिसमार किया। शोहदा से तो किसी की कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक तक महदूद है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। हसन मुर्तज़ा ने वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द अमल में कहा कि लाहौर में अरबों के तरक्याती फंड्स देकर बाकी पंजाब को लावारिस छोड़ दिया गया। लाहौर के सिवा पंजाब के बाकी अजला के साथ सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है। बीबी रहनुमा का कहना था कि मरियम नवाज ने ताजरों के कारोबार तबाह कर दिए। किसान, ताजिर और मजदूर तबका इनकी पॉलिसियों की बदौलत अब तरी का शिकार है। गवर्नर पंजाब सूबे का आईनी सरबराह है। हुकूमत की कोताहियों की निशानदही करना फर्ज है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी कहलाने से वजीर आजम नहीं बन जाती बल्कि अवामी ताकत से इख्तदार में आती है। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा। रोक सकते हैं तो रोक लो।
یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، الیکشن کمیشن نے پنجاب بھر میں جاری تمام ترقیاتی اسکیمز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے محکمہ مواصلات کو مراسلہ جاری کر دیا، جس میں صوبے بھر میں سول ورکس کے حوالے سے پروگریس رپورٹس بھی طلب کر لی ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے سول ترقیاتی اسکیم کے حوالے سے رپورٹ ارسال کریں۔ 2 دسمبر 2024 سے 31 جنوری 2025 کی تفصیلات جمع کروائی جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس کچی کینال کی زرعی پیداوار پر زمینداروں کو صوبائی ٹیکس میں ریلیف دینے پر اتفاق کر لیا گیا۔ بلوچستان واٹر ریسورسز مینجمنٹ بل منظور، جبکہ ڈیجیٹل لینڈ سیٹلمنٹ کی منظوری دی گئی، جس سے زمین کا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ بلوچستان کابینہ نے زرعی ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے مؤثر قانون نافذ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ماہی گیروں اور آبی زراعت کی نئی پالیسی بھی منظور کی۔ اجلاس میں بلوچستان ڈسپوزل آف موٹر وہیکلز رولز 2025 کی منظوری دی۔ کابینہ نے تعلیمی ترقی کے لیے دستیاب انفراسٹرکچر کے بہتر استعمال کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ نے فوڈ اتھارٹی لیبارٹری کے قیام کی منظوری بھی دی۔ بلوچستان کابینہ نے تحصیل ڈیرہ بگٹی کو اے ایریا قرار دینے کی منظوری دی۔ محکمہ خوراک کی خریدی گئی گندم کو اوپن مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ جعفر آباد میں 2 نئے پولیس اسٹیشن قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں ضروری ترامیم کی منظوری۔ انسداد دہشت گردی عدالت خوزدار کے جج کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ بلوچستان کابینہ کے اجلاس میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے 65 ملین کے فنڈز منظور اور ترقیاتی منصوبے تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ نیوزی لینڈ سے ہارنا جرمانے کا سبب بھی بن گیا۔ آئی سی سی نے پاکستانی ٹیم پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ پاکستان ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے غلطی مان کر لگنے والا فائن تسلیم کر لیا۔ پاکستان ٹیم نے مقررہ وقت میں 1 اوور کم پھینکا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم پر جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ آئی سی سی قوانین کے تحت فی اوور کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان میں 29 سال بعد ہونے والی آئی سی سی ایونٹ کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 60 رن سے شکست دی تھی۔ اور چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کے بعد پاکستان کے اوپنر فخر زمان نے بیان جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا پر فخر زمان نے انجری کے باعث چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہر کرکٹر کا بڑی اسٹیج پر پاکستان کی نمائندگی کرنا عزت کی بات اور ایک خواب ہوتا ہے۔ فخر زمان نے لکھا کہ بدقسمتی سے میں چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا ہوں، لیکن اسی میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کوئی بہتر منصوبہ ساز ہے، اور انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ پاکستانی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ اپڈیٹ کریں گے، پاکستان ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے میچ کے لیے دبئی پہنچ چکی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور بورڈ آفیشلز بھی دبئی پہنچ چکے ہیں۔ کرکٹ بورڈ آفیشلز پاک بھارت میچز کے انتظامات کو ممکن بنائیں گے۔ پاکستانی ٹیم آج آرام کرے گی۔ قومی ٹیم کل آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کرے گی۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی کے اہم ترین میچز میں 23 فروری کو آمنے سامنے آئیں گی۔ چیمپئنز ٹرافی کی دفاعی چیمپئن ٹیم پاکستان اپنے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف 60 رن سے شکست کھا چکی ہے۔ پاک ترک تعلقات ہمیشہ سے ہی بہترین اور بے مثال رہے ہیں۔ دونوں ممالک کی افواج انسداد دہشت گردی کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی حوالے سے پاک فوج اور جمہوریہ ترکیہ کی افواج کے درمیان مشترکہ مشق کا آغاز ہوا، جو کہ اختتام پذیر ہو گئی۔ اسی پر مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پرعزم پاکستان اور ترکی کی افواج کی مشترکہ مشقیں ختم ہو گئی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید نکھارنا اور دوستانہ ممالک کے درمیان تاریخی عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ مشق میں شریک فوجی دستوں نے اس مشترکہ تربیت سے بھرپور استفادہ حاصل کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ مشق 2 ہفتوں پر محیط تھی اور 10 فروری کو شروع ہوئی تھی، جس میں پاکستان آرمی کے اسپیشل
सर्विसेज ग्रुप के 2 कम्बैट टीमों और जमहूरिया तुर्किया की स्पेशल फोर्सेस की 36 एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर 11th कोर थे, जबकि जमहूरिया तुर्किया से ब्रिगेडियर जनरल अहमद आशिक ने भी तकरीब में शिरकत की थी। पाक तुर्किया अतातुर्क 13 मश्क के दौरान दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने आला पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। पाक फौज और जमहूरिया तुर्किया की अफवाज के दरमियान इंसदादे दहशत गर्दी के शोबे में मुश्तरका मश्क की इख्तितामी तकरीब चिराट में मुनाकिद की गई। ये मश्क दोनों ममालिक के दवाबित को मजीद मजबूत करने की कड़ी है और जाहिर करती है कि पाक तुर्किया दोस्ती बेहतरीन खतूत पर मुस्तहकम है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरैन नेशनल गार्ड की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक अल खलीफा ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की है। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा फौजी ताल्लुकात और ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी जोर दिया गया। चीफ ऑफ स्टाफ बहरैन नेशनल गार्ड ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR ने कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ बहरैन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ किया है। और आपको बताएं कि नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम अरमगान गाजी ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। अरमगान गाजी ने इंकशाफ किया कि उसने 6 फरवरी को शिराज और मुस्तफ़ा को अपने बंगले पर बुलाया। मुस्तफ़ा के बंगले पर पहुंचने के बाद उस पर तशद्दुद किया। मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के दौरान मैं नशे की हालत में था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम अरमगान की निशानदेही पर डिफेंस ख़याबान मोमन पर उसके बंगले पर कार्रवाई की गई। बंगले के गार्ड रूम में छुपाया गया डंडा बरामद कर लिया गया। मुल्जिम अरमगान की निशानदेही पर पुलिस ने उसके बंगले से आले सर बरामद कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिम ने बताया कि तशद्दुद के दौरान मुस्तफ़ा के सर और घुटनों से खून बहना शुरू हो गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुल्जिम ने बताया कि मुस्तफ़ा का खून बहने पर मुझे शिराज ने रोका। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी में डालकर हब ले गए। हब ले जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़का और मुल्जिम अरमगान ने इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा को कहा कि डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जाओ। मुस्तफ़ा ने हरकत की कोशिश की लेकिन घुटनों में चोट के बायस हिल नहीं पाया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ने बताया कि आग लगने के फौरन बाद मुझे शिराज ने वहां से चलने का कहा और मैं और शिराज सबसे पैदल निकले और मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। कराची डिफेंस से हुआ के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। केस के मरकजी किरदार अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। मुल्जिम अरमगान ने साकिब वल्द सलमान अली के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। जाली शनाख्ती कार्ड पर अरमगान के असली शनाख्ती कार्ड की तफसीलात शामिल की गई थी। अरमगान के खिलाफ AVCC में दर्ज 4 मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने अरमगान के घर छापे से कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ से सर्च वारंट हासिल किया। मुल्जिम अरमगान ने मुकाबले के दौरान पुलिस पर 22 गोलियां चलाईं। मुल्जिम के घर में दाखिल होने के लिए पुलिस मोबाइल की टक्कर से मरकजी दरवाजे का लॉक तोड़ना पड़ा। उधर महकमा दाखिला सिंध ने मुस्तफ़ा की गाड़ी वापस लाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी में बलूचिस्तान ले जाकर जलाया गया। ये गाड़ी केस प्रॉपर्टी में शामिल है, लिहाजा हमें वापस दी जाए। लॉकर्स को खोलने के लिए भी तफ्तीशी अफसर का मजिस्ट्रेट को खत लिखा। लॉकर्स खुलेंगे तो सब पता चल जाएगा। मुल्जिम अरमगान ने अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से अहम डेटा डिलीट कर दिया है। मुल्जिम कैश में डीलिंग करता था, बैंक अकाउंट नहीं था। और PTI क़यादत एक बार फिर मायूसी का शिकार। बानी PTI से मुलाकात न हो सकी, अडयाला जेल से वापस आना पड़ा। PTI रहनुमाओं में जुनैद अकबर, शानदाना गुलजार, आतिफ खान, हामिद रजा, आमिर डोगर, अली खान जुदून और सनाउल्ला मस्ती अडयाला जेल पहुंचे थे। अपोजिशन लीडर्स पंजाब असम्बली अहमद खान पिक्चर और दीगर भी मुलाकात के लिए आए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि आज PTI रहनुमा मुलाकात के लिए आए थे। गुज़िश्ता दौरों से कहा जा रहा था कि PTI पार्लियामेंटेरियंस जेल ना आए। सियासी लोगों की एक मुलाकात 26वीं तरमीम से कबल जबकि दूसरी मुज़ाकरात के दौरान करवाई गई। हामिद रजा का कहना था कि बानी PTI और उनकी अहलिया के साथ खड़े हैं। अल्लाह का निज़ाम इंसाफ मेरिट के मुताबिक फैसला करता है। वज़ीर आला और IG पंजाब को हिसाब देना पड़ेगा।
پی ٹی آئی نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر عید کے بعد احتجاج کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا کہ جیل والے ملاقات کرنے دیں یا نہ دیں، بانی پی ٹی آئی جب بلائیں گے ہم آئیں گے، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ ملاقاتیں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر عید کے بعد احتجاج کریں گے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے جنید اکبر نے کہا کہ تھپڑ مارنا انتہائی غلط بات ہے، اختلاف رائے ہر بندے کا حق ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کی حمایت نہیں کرتے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا لوئر کرم میں مشترکہ آپریشن 18 دہشت گردوں سمیت 30 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ کارروائی کے دوران 12 سہولتکار بھی گرفتار کیے گئے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بگن، چارخیل اور تود کمر، مندوری، اچت سمیت مختلف علاقوں میں مشترکہ کارروائی کی گئی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں سے پارا چنار میں ہونے والے 30 سے زائد ٹرکوں کو لوٹا گیا اور 19 ٹرکوں کو نظر آتش کیا گیا۔ مزید دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کرم اور اگزئی کوہاٹ میں اس وقت چھاپے جاری ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 نومبر کے احتجاج کے کیس میں گرفتار 120 سے زائد پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے ضمانتیں منظور کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام ورکرز کو فوری رہا کرنے اور پولیس اسٹیشن میں بیان حلفی دینے کا بھی حکم دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ بیان حلفی دیں کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے۔ عدالت نے گرفتار افراد کو 20,000 روپے کے مچلکے اور ایک شیورٹی جمع کرانے کا بھی حکم دیا۔ وکیل علی بخاری، بابر اوان، مرتضی توری اور دیگر وکلا عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ مہاجر قومی موومنٹ کی چیئرمین آفاق احمد کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے درخواست ضمانت پر فیصلہ کل سنا جانے کا امکان۔ کراچی کے علاقے لانڈی اور کورنگی میں ٹرک جلانے کے مقدمات میں آفاق احمد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق آفاق احمد کے خلاف لانڈی اور عوامی کالونی میں 2 مقدمات درج ہیں۔ کیس کے پروسیکیوٹر کے مطابق آفاق احمد کے اکسانے پر لوگوں نے کئی گاڑیوں کو آگ لگائی۔ آفاق احمد کو 11 فروری کی رات کلفٹن میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، صوبے میں جاری منصوبوں کا جائزہ لیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار شہروں میں سیوریج بائی پاس اور ڈسپوزل اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں سیوریج اور نکاسی آب کا نیا سسٹم لانے کے لیے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ بارش کے پانی کے فوری نکاس کے لیے اسٹوریج ٹینک بھی بنائے جائیں گے۔ واٹر اسٹوریج ٹینک سے ذخیرہ شدہ پانی کو آبپاشی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیوریج اینڈ ڈرین سسٹم کے میگا پلان کی منظوری دیتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد آبادی والے 189 شہروں کا پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کے دوران شہروں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کی پائپ لائن مناسب فیصلے پر بچھائے جانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ صاف پانی کو سیوریج لائن میں مکس ہونے سے بچانے کے لیے مناسب فاصلے پر متوازی بچھایا جائے گا۔ ہر صوبائی حلقے میں 30 کلومیٹر روڈ کی تعمیر اور بحالی کی جائے گی۔ دوران اجلاس پنجاب میں ماڈل ولیج بنانے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماڈل ولیجز بنانے کی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کا بھی حکم دے دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سترہ پنجاب پروگرام سے صوبے کے 15 کروڑ عوام مستفید ہوں گے۔ سیوریج کا مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہر شہر میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیوریج کا دیرپا اور محفوظ سسٹم بنانے سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو براہ راست چیلنج دے دیے۔ علی امین گنڈا پور کا خیبر پختونخوا کے طلباء کے لیے مفت لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ کہا پنجاب کے جتنے فیصد طلباء کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں ہم بھی اتنے فیصد طلباء کو مفت لیپ ٹاپ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی حکومت کی طرز پر اپنے شہریوں کو مفت صحت کارڈ دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری آبادی کو صحت کارڈ پلس کر دیا لیکن لائف انشورنس کی سہولت دے رہے ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ پنجاب حکومت بھی اپنی پوری آبادی کو یہ سہولت دے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم نے مشکل حالات کے باوجود اپنی آمدن میں 55% اضافہ کیا۔ پنجاب بھی اپنی آمدن 12% سے 55% تک بڑھائے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم 4000 مستحق بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں اور ہر بچی کو 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ چیلنج کرتا ہوں پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کارکردگی کے برابر نہیں۔ میں اس پر مناظرے کے لیے تیار ہوں۔
आपको बताएं कि वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क के तवानाई के शोबे में तब्दीली ला रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की डी रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं। तमाम गैर ज़रूरी रेगुलेशन को ख़त्म करेंगे। एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए 18 इदारों के चक्कर लगाना पड़ते हैं। OGDCL में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वजीर आज़म ने इदारों की राइट साइजिंग के लिए कमेटी तश्कील दे रखी है। एक सियासी जमात ने मुल्क के अखलाकी निज़ाम को तबाह कर दिया। उन लोगों ने मादिर वतन के साख को तबाह करने का फैसला कर रखा है। मुल्क में ये माहौल पैदा करना दुरुस्त है कि IMF प्रोग्राम खत्म करवा दो। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आपने मुल्क के खिलाफ कैंपेन शुरू की है। कौन कहता है कि IMF पैसे न दे, मुल्क दिवालिया हो? एक खास सियासी टोले ने मुल्क को टारगेट करने की पॉलिसी बना रखी है। 40% से महंगाई की शरह 3% पर आ चुकी है। शरह सूद कम हो गई, महंगाई कम हो रही है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी की कॉल को मुस्तरद कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि बानी PTI ने गालम गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया। अवाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम बातों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। हमारी क़यादत ने हमें अवाम की खिदमत करना सिखाया। अवाम की खिदमत का भरपूर जज्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि छोटा लाहौर के अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। और अब खबर यह है कि सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसात पर नोटिस ले लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने महकमा ट्रांसपोर्ट को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतादिद कमर्शियल गाड़ियां मुस्तकिल तौर पर सिंध में चल रही हैं। ऐसी गाड़ियों को दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। लगता है कि सर्टिफिकेट्स के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। मशीनी खराबियों की वजह से ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों की जिंदगियां दांव पर लगी रहती हैं। इन सर्टिफिकेट्स की सदाकत और मयार पर सवालिया निशान है। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट सिंध के MVIs के जरिए जारी किए जाएंगे। उनमें QR कोड समेत जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल करना होंगे। तमाम कमर्शियल गाड़ियों को एक शफाफ फिटनेस सर्टिफिकेशन सिस्टम में लाया जा रहा है। इन इक़दाम का मकसद सिंध में चलने वाली तमाम कमर्शियल गाड़ियों का मुनासिब मुआयना और तस्दीक करना यकीनी होगा। गैर मौजू गाड़ियों की वजह से होने वाले ट्रैफिक हादसात को कम करना है। मरकजी मुस्लिम लीग ने कराची में डंपर हादसा पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को खत लिख दिया। सदर ममलिकत, गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत की कापियाँ भी इरसाल कर दी गई। IG और मेयर कराची को भी खत की कॉपियाँ इरसाल की गईं। खत में गुज़िश्ता रोज़ कराची में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के 12 निकाती एलामिये में एक मुतालबा किया गया है और कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से ट्रैफिक हादसात के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने का इत्तिबा भी किया गया। खत में सड़कों की मरम्मत, तजावुज़ात के खात्मे का मुतालबा किया गया। सदर और मरकजी मुस्लिम लीग फैसल नदीम के मुताबिक डंपर और बड़ी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कवानीन नाफिज किए जाएं। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स और मालिकान पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। जहां बाक अफराद के लिए 50 लाख और जख्मियों के लिए 10 लाख इमदाद का मुतालबा भी किया गया। खत में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और करप्शन के खात्मे की सिफारिश भी की गई। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क गिर तहरीक शुरू करेंगे, हम रुकने वाले नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम जमहूरियत के लिए तारीखी जिद्दोजहद कर रहे हैं। पार्टी के कुछ अकाबरीन से मिलने पेशावर आया हूँ। रमज़ान का महीना आ रहा है लेकिन कुछ सरगर्मियाँ हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात की है, कल कराची जाएंगे। सिंध की जमातों से भी मुलाकात होगी। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि मुल्क गिर तहरीक शुरू करेंगे। रमज़ान और रमज़ान के बाद भी ऑप्शन मौजूद है, हम रुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मुस्बत अंदाज में हुआ। 100 इंडेक्स 396 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,739 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 453 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ और 223 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा। 176 के शेयर्स में कमी। उधर आलमी मार्केट में कीमत बढ़ाने के नतीजे में मकामी सराफा मार्केटों में सोना महंगा हो गया। सोना फी तोला कीमत बढ़ने के बाद
3,09,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपए इजाफा देखा गया, जिसके बाद नई कीमत 2,64,917 रुपए हो गई। सऊदी वज़ारत हज और उम्रे के आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इक़दामात। नस्क पोर्टल में मज़ीद 4 नए पैकेजेस मुतारिफ करवा दिए गए। नस्क पोर्टल पर वज़ारत हज और उम्रा ने रवां बरस अंदरून मुल्क से आज़मीन हज के लिए मज़ीद 4 पैकेजेस का ऐलान किया है। दाखिली आज़मीन हज नस्क पोर्टल के जरिए अपने लिए मतलूबा पैकेज ले सकते हैं, मगर उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम शामिल नहीं है। उनमें वादी मिना की खैमा बस्ती में रिहाइश का पैकेज 10,366 रियाल से शुरू किया गया है। दूसरा पैकेज इकनॉमी खैमों का है, जिसकी कीमत 8,092 रियाल से शुरू होती है, जबकि तीसरा जमरात टावर्स का है, जिसकी कीमत 13,150 रियाल और चौथा पैकेज जिसकी कीमत 12,537 रियाल है, ये कदाना टावर्स का है, जिसकी कैटेगरी ऑप्शन मौजूद है, ताहम तमाम पैकेजेस ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के बगैर हैं। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने 8 फरवरी से दाखिली आज़मीन के लिए नस्क प्लेटफॉर्म पर हज पैकेज की बुकिंग का ऐलान किया था। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि सऊदी शहरी और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की जो इस साल हज करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो मुख्तलिफ नौयत के पैकेजेस हासिल करने के लिए नस्क डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NK न्यूज़ के साथ रहिए।